सुदेश अपने बूढ़े माता पिता का इकलौता बेटा था और वो शहर में एक बड़ी कंपनी में मैनेजर था और उसकी शादी नेहा नाम की लड़की से हो जाती है और उसके माता पिता अकेले गांव में रहते थे। तो एक बार उसके माता पिता कुछ दिन के लिए शहर में अपने बेटे और बहू के पास रहने आए हुए थे। क्या थोड़ा अच्छा लगा जी आपको? हाँ सीता, अब मेरी थोड़ी बेचैनी कम हुई। मम्मी जी क्या हुआ? अरे बहू, वो ना तेरे पिताजी को। आप लोगों की इतनी हिम्मत कि मेरे से बिना पूछे आप लोग मेरे कमरे में आकर बैठ गए। वो ऐसा है बहू कि तुम्हारे पापा जी को बहुत घबराहट हो रही थी और वो ना हमारे कमरे का पंखा और ऐसी कुछ भी काम नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग बहू यहाँ तुम्हारे कमरे में आ गए। और बहू तुम घर में नहीं थी तो हम तुमसे पूछ नहीं पाए। अगर बेटा तुम घर में रहती तो हम तुम्हें पूछकर ही आते कमरे में। अच्छा, तो आपको घबराहट हो रही थी तो बताइए जरा मम्मी जी, क्या कभी गांव में आपने एसी और पंखा देखा है? अरे गांव में तो कितनी ही रातें तक तो लाइट ही नहीं रहती और आपको बिना पंखे के सोना पड़ता है और यहाँ आकर आप कितने नखरे कर रहे हैं। आप तो यही सोचती होंगी ना कि बेटे का पैसा है, जी भर के पैसा लुटाओ। ये एसी पंखा सब कुछ फोकट में नहीं चलता, इतना भारी बिजली का बिल भी आता है। और ये मत भूलिए मम्मी जी, बिना पैसों के यहाँ कुछ भी नहीं होता। ये बिजली का जो बिल है ना वो आपका बेटा ही भरता है। अरे आप लोगों को दिन भर घर में काम ही क्या होता है, दिन भर बस घर में पड़े रहो। अरे लेकिन आप लोगों को ये क्यों नहीं दिखता कि आपके बेटे को रोज काम के लिए बाहर जाना पड़ता है और इतनी मेहनत करके पैसे कमा कर घर लाना होता है। अरे वो कमा के लाते हैं इसलिए तो हम सबके खर्चे निकलते हैं, लेकिन आप लोगों को भला इन सब से क्या? आप लोगों को तो बस हमारे खर्चों को ही बढ़ाना है। और मैं तो कहती हूँ कि आप जैसे गवार लोगों को ना गाँव में ही रहना चाहिए। अरे आप लोगों ने शहर की जरा सी चकाचौंध क्या देखी कि लग गए आप भी पैसे उड़ाने में। क्यों, सही कहा ना मम्मी जी मैंने? हमें माफ करना बेटा, हम अभी यहाँ से जा रहे हैं। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है मम्मी जी, सुन तो लीजिए आप मेरी पूरी बात। ये सब जो आप देख रही है ना मम्मी जी, इस घर में जो भी सामान है वो सब आपके बेटे की मेहनत की कमाई का है। इसलिए याद रखिए मम्मी जी, आज के बाद एसी या घर में किसी भी महंगी चीज को हाथ लगाने से पहले 10 बार सोचिए आप। ठीक है बेटा, माफ कर दो हमें, हम आगे से ध्यान रखेंगे। एक मिनट मम्मी जी, एक और बात सुन लीजिए मेरी। हाँ बहू। मम्मी जी, आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कभी आप मेरे कमरे में बिना इजाजत के मत आइएगा। इस कमरे में मेरी वैसे भी कितनी महंगी महंगी चीजें पड़ी रहती है। मैं तुझे एक बात बोलूं बहू, तुम मेरी इज्जत कर ना सही, लेकिन कम से कम अपने ससुर जी की इज्जत का तो लिहाज कर लिया करो। एक बार इनकी उम्र तो देखो बहू, तुम कब से कुछ भी बोले चली जा रही हो। और एक बात बताओ बहू, मानती हूँ तुम्हारे कमरे में कीमती से कीमती चीजें पड़ी रहती है, तो क्या हम तुम्हारी कीमती चीजें चुरा लेंगे? बेटा हमारे लिए तुम इतनी बुरी सोच क्यों रखती हो? अरे सीता, तुम क्यों कुछ बोल रही हो बहू को? नहीं जी, आज आप मुझे मत रोकिए। हाँ बोलिए ना मम्मी जी, आप क्या बोलना चाहती है? अरे तुम इतने कड़वे शब्द क्यों बोलती हो बहू कि सुनते ही हमारा दिल छल्ली छल्ली हो जाता है। अरे हमें यहाँ थोड़े ही दिन तो रहना है, फिर तो हम अपने गांव चले ही जाएंगे। इसलिए मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि कुछ दिन हमें शांति से गुजार लेने दो। अरे मैं तो कहती हूँ मम्मी जी, आप थोड़े दिन की क्यों बात कर रहे हो? अरे मैं तो कहती हूँ कि आप लोग कल ही चले जाओ ना। वैसे भी मैं तो आप लोगों की सेवा कर नहीं सकती, और वैसे भी आप जब जब यहाँ आते हो ना मम्मी जी, मेरा पति मेरा नहीं रहता, वो मेरा पति कम बल्कि आपका बेटा ज्यादा हो जाता है। अरे इसलिए तो मैं चाहती हूँ मम्मी जी कि आप जल्दी से जल्दी अपने गांव वापस लौट जाएं। हाँ बहू, हम लौट जाएंगे। अरे गांव जब जाएंगे तब जाएंगे मम्मी जी, लेकिन फिलहाल तो आप मेरे कमरे से चले जाए। हाँ बहू, जाते हैं हम। चलो सीता, क्यों बहू को बेकार में परेशान करती हो? फिर सुदेश के माता पिता उदास मन लिए नेहा के कमरे से चले जाते हैं। अरे भाई, अच्छे इमोशनल डायलॉग है इन लोगों के पास तो। छी, कैसे मैले कुचले से कपड़े हैं इनके, मेरा सारा बेड गंदा कर दिया। आज के बाद तो मैं कहीं बाहर जाऊंगी ना तो अपने कमरे को भी लॉक करके जाऊंगी। क्या पता ये लोग फिर से मेरे कमरे में आ जाए। इतने बूढ़े हो चले हैं लेकिन मैनर्स नाम की चीज ही नहीं है कि किसके कमरे में कब जाना चाहिए। बेकार गांव के गवार लोग। देखा ना जी आपने, अरे इसलिए तो मैं मना करती थी कि नहीं जाना है हमें सुदेश के साथ। मैं तो अच्छे से जानती थी इस नेहा को। पर क्या करें सीता, बेटे की जिद के आगे तो हमें मजबूर होना ही था ना। मुझे तो आज इतना बुरा लगा है जी
कि मैं तो सुदेश के ऑफिस से आते ही उसे सारी बात बता दूंगी और कह दूंगी कि बेटा तू हमें हमारे गांव छोड़कर आ जा, हम यहाँ पर नहीं रह सकते। अरे नहीं सीता, तू ऐसा बिल्कुल भी मत करना। अरे हम तो 2-4 दिन के लिए ही इनके साथ हैं। आखिर यहाँ उसे रहना तो अपनी पत्नी के साथ ही है ना। अगर तूने ऐसा कुछ भी सुदेश को बता दिया ना, तो वो तो फिर अपनी पत्नी को कभी माफ नहीं करेगा। तुझे मालूम है ना सीता कि वो अपने बूढ़े माँ बाप को कितना चाहता है। यही तो मजबूरी है ना जी मेरी, यही सोचकर तो मैं अपने बेटे को कुछ भी नहीं बताती, वरना मुझे पता है कि जिस दिन भी मेरे बेटे को पता चलेगा कि उसकी पत्नी उसके बूढ़े माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार करती है, तो वो तो बिल्कुल भी उसके साथ नहीं रहेगा या उसे कोई बड़ी सजा दे देगा। हाँ सीता, इसलिए ही तो मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ। अरे जब हमने शहर आने से मना किया था तो सुदेश खुद हमें लेने गांव पहुंच गया था, और ये सब कुछ जब सुदेश को पता चलेगा तो सोचो कि उस बेचारे पर क्या बीतेगी। और हमारा क्या है, हम तो 2-4 दिन सह लेंगे और खुशी खुशी अपने गांव में जाकर रहने लगेंगे, लेकिन वो अपनी पत्नी के साथ कैसे रह पाएगा बताओ सीता। पता नहीं जी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हमने तो कभी भी नेहा के साथ कुछ दुर्व्यवहार नहीं किया, लेकिन वो कभी हमें अपने माता पिता जैसा क्यों नहीं समझ सकती। हमने तो कभी नेहा का दिल नहीं दुखाया है जी, हमेशा उसे अपनी बेटी जैसा ही समझा है, लेकिन पता नहीं क्यों वो अब तक हमें अपना माँ बाप नहीं मान पाए हैं। जाने दो सीता, हम कर भी क्या सकते हैं। इधर सुदेश के माता पिता अपनी बहू का सोचकर परेशान थे, तो उधर नेहा की सहेली घर आ जाती है। अरे यार नेहा, कहाँ रहती है तू? कितने दिन हो गए तुझे देखे हुए। अरे यार अब क्या बताऊँ तुझे। अरे मैं हमेशा देखती हूँ कि जब जब इनके बूढ़े माँ बाप यहाँ गांव से शहर आते हैं ना, तब तब मेरी सारी आजादी छिन जाती है, और ना ही इनका बेटा मेरा पति बनकर रहता है, बस उनका बेटा बनकर ही रह जाता है। और तो और इस घर में इनके आने के बाद प्राइवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं रह जाती, और ना ही कहीं घूम सकते हैं, ना फिर सको, ना अपने मन का खा सको, और तो और टेंशन फ्री भी नहीं रख सकते। बस सारा दिन ये बुढ़ा बुढ़िया को ही देखते रहो कि ये क्या कर रहे हैं, कहीं कोई चीज दबा के घर ले जाने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। इन लोग के पीछे दिमाग में कितना टेंशन रहता है। और तो और ये बुढ़ा बुढ़िया जब जब यहाँ आते हैं मेरी सारी सहेलियां मुझसे दूर हो जाती है, ना ही मैं उन्हें घर बुला सकती हूँ, और तो और बस दोनों टाइम का खाना मुझे घर में ही बनाना पड़ता है। अरे मैंने कई बार कोशिश करी इन लोगों के रहते कि मैं बाहर से खाना बुलवा लूं, लेकिन सुदेश जी बस वो तो ऑर्डर लगा देते हैं कि उनके मम्मी पापा को बाहर का खाना पसंद नहीं है, और फिर क्या है, फिर मुझे घर में ही खाना बनाना पड़ता है दोनों टाइम। और कहीं घूमने फिरने का तो जैसे नाम ही नहीं ले सकती। ये तो तुरंत तैयार हो जाते हैं, लेकिन साथ में अपने बूढ़े माँ बाप को भी तैयार कर लेते हैं। अब बताओ मैं उन लोगों के साथ कैसे घूमने जाऊंगी। अरे अब क्या इतने बुरे दिन आ गए हैं तेरे? अच्छा ये बता कि तू किटी पार्टी में तो आ रही है ना? अरे नहीं डॉली, अभी मैं कैसे आ सकती हूँ किटी पार्टी में, तुझे तो पता ही है ना, ये मेरे बूढ़े सास ससुर अभी तक यही है, गाँव नहीं गए हैं ये। लेकिन नेहा तू उन्हें कब तक झेलेगी? अरे उन्हें गाँव जाने बोलना यार नेहा। अच्छा डॉली, मैं तुझे बाद में मिलती हूँ। अरे आप कब आए जी? बस अभी अभी तो आया हूँ। अच्छा नेहा, तुम ये बताओ कि मम्मी पापा कहाँ है? वो कमरे में है अपने। क्यों, क्या हुआ जी? अच्छा मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ, मैं अभी मम्मी पापा से मिलकर आता हूँ। हे भगवान, मैं तो डर ही गई थी कि कहीं सुदेश जी ने मेरी बातें तो नहीं सुन ली। अरे नहीं सुनी होगी। अरे वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये गजब बेइज्जती है। मैं यहाँ हूँ और ये मुझे कुछ ना बताकर सीधे अपने मम्मी पापा के पास चले गए। अभी जाकर देखती हूँ कि ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो ये मुझे ना बताकर अपने बूढ़े माँ बाप के पास दौड़ते हुए गए हैं। मैं तो कहती हूँ जी, यहाँ की रोज रोज की बेइज्जती से तो अच्छा है कि हम अपने गांव ही चले जाए। मुझे भी यही लगता है सीता। ठीक है, तो आज जब सुदेश घर आएगा ना, तो मैं उससे कह दूंगी कि भैया तू हमारी गांव जाने की ट्रेन की टिकट बना दे, हम अपने गांव में ही जाकर रहेंगे। मम्मी पापा, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? क्यों मम्मी, आपका बेटा आपका ख्याल नहीं रख पा रहा है क्या, जो आप मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहे हो? अरे नाना बेटा, तू ऐसा कभी सोचना भी मत। अरे हमने तो कोई पुण्य किए होंगे जो तू हमें बेटे के रूप में मिला है, लेकिन तुझे तो पता ही है ना बेटा कि गांव में घर की भी देखभाल जरूरी है, और साथ में खेती बाड़ी का भी समय है, वहाँ की भी तो थोड़ी देख रख करनी पड़ेगी ना। इसलिए मैं कहती हूँ बेटा कि तू हम लोगों की टिकट बनवा दे और हमें गांव पहुँचा दे।
नहीं मम्मी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जरूर कोई तो बात है जो आप मुझे बताना नहीं चाह रही हैं। मम्मी, क्या आपको किसी ने कुछ कहा है? सच बताइए मम्मी, क्या नेहा ने कुछ कहा है आपसे? हाँ मम्मी जी, ये आपको क्या हो गया है? आप क्यों जाने की बात कर रहे हो? आप लोग हमारे साथ ही रहिए ना। हाँ मम्मी, नेहा बिल्कुल ठीक कह रही है। और वैसे भी मम्मी, आप दोनों के सिवा हमारा है ही कौन? पता नहीं मम्मी पापा, मैंने तो आप लोगों को खुश करने के लिए इतना बड़ा घर खरीदा था शहर में, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे ये घर खरीदने से आप लोगों को खुशी नहीं हो रही है। अरे नहीं बेटा, तू कभी ऐसा मत सोचना। तेरी इस तरक्की से सबसे ज्यादा तो हमें ही खुशी हुई है बेटा। लेकिन पापा, इतना बड़ा घर होने का मतलब ही क्या रह जाएगा जब आप लोग हमारे साथ ही नहीं रहेंगे? मैं आप लोगों को कहीं नहीं जाने दूंगा। मम्मी पापा, आप लोग यहीं रहिए ना। हाँ ना मम्मी पापा जी, आप इनकी बात मान लीजिए ना। आखिर ये इतना बोल रहे हैं तो आप यहाँ 2-4 दिन और रुक जाए ना। ठीक है बहू, अब तुम दोनों इतना कह रहे हो तो हम 2-4 दिन और रुक ही जाते हैं। अरे आप ये क्या बोल रही है मम्मी? मैं आपको 2-4 दिन के लिए नहीं, बल्कि मैं तो आपको हमेशा के लिए अपने साथ रखना चाहता हूँ। ठीक है ना जी, चलिए, आप ऑफिस से आकर थक गए हैं, आप पहले फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए अदरक वाली चाय बनाती हूँ। ठीक है नेहा, लेकिन 4 कप चाय बनाना, हम सब साथ में बैठकर चाय पियेंगे। अच्छा ठीक है, आइए आप लोग, बनाती हूँ मैं सबके लिए चाय। देखा ना जी आपने बहू को? अरे ये तो गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलती है। जब जब हमारा बेटा हमारे आसपास होता है, हमसे बड़े प्यार से बातचीत करती है और ऐसे दिखाती है कि जैसे ये हमारी बहुत सेवा कर रही है। लेकिन जैसे ही सुदेश घर से बाहर जाता है जी, इसके बातचीत करने का तरीका ही बदल जाता है और ये फिर लगातार हम लोगों का अपमान ही करती है। अरे ये सब जाने दो ना सीता, हमें सिर्फ अपने बेटे की खुशी को देखना है। चलो चलकर सुदेश के साथ चाय पी लेते हैं, बेचारा हमारा इंतजार कर रहा होगा। हाँ चलिए जी, अब अपने हम बेटे की खुशी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। इस तरह से सुदेश के माता पिता अपने बेटे की खुशी के लिए गांव जाने का फैसला बदल देते हैं। लेकिन नेहा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि सुदेश के माता पिता उनके साथ रहे। वो तो बस उसके माता पिता के गांव जाने का बेसब्री से इंतजार कर रही है। अरे नेहा, तुम भी हमारे साथ बैठ के चाय पियो ना। जी मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले ही चाय पी थी। आप लोग चाय पी लो, तब तक मैं अपना काम खत्म कर लेती हूँ। अब मेरे इतने बुरे दिन आ गए हैं क्या, जो मैं इनके बूढ़े माँ बाप के साथ बैठकर चाय पीऊंगी। अरे मम्मी पापा, मैं तो भूल ही गया। मैं आप लोगों के कमरे में इसलिए आया था ताकि मैं आपको एक खुशखबरी दे सकूं। लेकिन आप लोगों की बातें सुनने के बाद तो मैं भूल ही गया था कि मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। अरे हाँ बेटा, बताओ कि क्या खुशखबरी है। मम्मी, मेरा प्रमोशन हो गया है मम्मी। क्या सच में? बेटा ये सुन के तो हमें बहुत खुशी हो रही है। हम तो बस ईश्वर से दिन रात यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा बेटा खूब तरक्की करे और अपने सारे सपनों को सच करे, और तुम पर बेटा ईश्वर का सदैव ही आशीर्वाद बना रहे। अरे मम्मी पापा, ईश्वर के आशीर्वाद के साथ साथ मुझे आप लोगों के आशीर्वाद की भी बहुत जरूरत है। बस मैं तो यही चाहता हूँ कि हमेशा आपका आशीर्वाद मेरे साथ बना रहे। और मैंने अपने जीवन में जो भी हासिल किया है ना मम्मी पापा, सब आप लोगों की आशीर्वाद से ही किया है। सच में सुदेश जी, आपका प्रमोशन हो गया है? हाँ नेहा, मेरा प्रमोशन हो गया है। अच्छा, तो आज इसी खुशी में मैं कुछ स्पेशल डिश बनाती हूँ। हाँ नेहा, तुम बना लेना जो भी तुम्हारा मन करे, लेकिन मम्मी मैं आपके हाथों की बनी चावल की खीर खाना चाहता हूँ। प्लीज आप मेरे लिए चावल वाली खीर बना दीजिए ना। हाँ हाँ बेटा, जरूर बनाऊंगी। मैं तेरे लिए चावल वाली खीर भी बनाऊंगी और मठरी भी बनाऊंगी। और तुझे गुजिया भी बहुत पसंद है ना, तो मैं आज गुजिया भी बनाऊंगी अपने बेटे के लिए। जैसे ही सुदेश ये इच्छा जताता है कि उसे अपने मम्मी के हाथ का बना खाना खाना है, ये सब सुनकर तो नेहा जैसे आग बबूला ही हो जाती है और गुस्से से पैर पटक हुए अपने कमरे की ओर चली जाती है। ठीक है बेटा, कुछ सामान चाहिए मुझे, वो तुम लाकर दे दो मार्केट से, फिर मैं तुम्हारी पसंद की सारी चीजें बना लेती हूँ। हाँ ठीक है मम्मी। हद हो गई है इस बुढ़िया की तो, ये तो धीरे धीरे मेरे पति को मुझसे छीन रही है। ये सुदेश की मम्मी अगर ज्यादा दिन और यहाँ रुकी ना, तो धीरे धीरे ऐसा ना हो कि सुदेश से मेरा सारा अधिकार ही खत्म हो जाएगा और ये तो बस अपनी मम्मी को ही महत्व देंगे। अब मैंने सुदेश जी के सामने अच्छा बनने का बहुत नाटक कर लिया, लेकिन अब नहीं करूँगी। अब तो चाहे जो हो, मैं तो उनके मम्मी पापा को अब 1 मिनट भी यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। बताओ, आज इन्होंने मेरे खाने को इग्नोर कर दिया और अपनी मम्मी से फरमाइश कर रहे हैं। अरे इन्हें जब अपनी माँ के हाथों का खाना खाना इतना ही पसंद था, तो इन्होंने मुझसे शादी ही क्यों की?
अरे कुंवारे ही रह जाते ना, और जिंदगी भर बैठ के अपनी माँ के हाथों का खाना ही खाते। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और नेहा तो बस इसी कोशिश में बैठी रहती है कि किसी भी तरह से सुदेश के मम्मी पापा को वो गांव वापस भिजवा सके। अब बहू तो हमारे कपड़े धोती नहीं है और हाथ से कपड़े धोने की आज मेरी हिम्मत नहीं है। मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा करती हूँ कि मशीन से ही कपड़े धो लेती हूँ। इस तरह से सीता जब वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही थी और अचानक से उसकी बहू उन्हें जोर से चिल्लाती है। अरे क्या हुआ बहू? मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब आप गांव वाले लोगों को किसी चीज की समझ नहीं होती तो पता नहीं आप ऐसे काम क्यों करते हो। लेकिन क्या बात हो गई बहू? पहले तो आप मुझे ये बताएं मम्मी जी कि आपको वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने को किसने बोला था। वो ऐसी बात है बहू, आज मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने तुम्हारे पापा जी और मेरे कपड़े आज वॉशिंग मशीन में धो लिए। एक बात जान लीजिए मम्मी जी, ये जो गांव के लोग हैं ना, ये मेहनत करने के लिए ही बने हैं। इन्हें कितनी भी सुख सुविधाएं दे दो, लेकिन ये तो हमेशा उल्टे सीधे काम ही करेंगे। लेकिन बहू मुझसे क्या गलती हो गई है? अरे कम से कम थोड़ी तो समझ होनी चाहिए कि कपड़े धोने वाले लिक्विड की जगह आपने वॉशिंग मशीन में सारा हैंड वॉश उलट दिया। मुझे माफ कर दो बहू, इन दोनों लिक्विड में मैं शायद फर्क नहीं कर पाई और लिक्विड की जगह मैंने इसमें हैंड वॉश डाल दिया। और वैसे भी मम्मी जी, मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि आप हमारे घर की महंगी महंगी चीजों को हाथ मत लगाया कीजिए। इस तरह से नेहा अपनी सास को बहुत बुरी तरीके से डांट रही होती है, लेकिन उसी दौरान अचानक से सुदेश वहां हाल में ही बैठा होता है और नेहा की सारी बातें वो सुन लेता है। और नेहा तभी बाथरूम से बाहर आती है, सुदेश को देखकर हैरान हो जाती है। नेहा, ये तुम किस तरह से मेरी माँ से बात कर रही हो? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से ऐसे बात करने की? नेहा, क्या तुम बड़ों से बात करने की तमीज भूल गई हो? हाँ, मैं बड़ों से बात करने की तमीज भूल गई हूँ, और ये तुम्हारे अनपढ़ माँ बाप तुम्हें ही मुबारक हो। और सुनिए सुदेश जी, अब बहुत हुआ, मैं अब इन दोनों को और नहीं झेल सकती। नेहा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे तुम माफी मांगो मेरी माँ से। अरे नहीं बेटा, भला बहू किस बात की माफी मांगेगी? इसमें मेरी ही तो गलती है, मैंने ही गलती की है, इसलिए तो बेचारी बहू मुझ पर चिल्ला रही थी। और वैसे भी सुदेश जी, जब मैंने कोई गलती की ही नहीं है तो मैं तुम्हारी अनपढ़ माँ से क्यों माफी मांगूं? और सुनिए सुदेश जी, मैं बहुत दिनों से इन दोनों को इस घर में बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन अब ये सारी चीजें मेरे बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। और मैं तो कहती हूँ सुदेश जी कि आप इन्हें गांव में ही क्यों नहीं रहने देते? अरे क्यों बार बार इन्हें हमारे घर में बुला लेते हो? अब बस बहुत हुआ, मैं तो अपने घर में इन्हें एक और दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप इन्हें वापस इनके गांव छोड़कर आइए। बस करो नेहा, और ये बार बार तुमने क्या लगा रखा है कि हमारा घर हमारा घर? अरे तुम गौर से और कान खोलकर मेरी बात सुन लो कि इस घर पर जितना अधिकार मेरे माँ बाप का है ना, शायद उतना तो तुम्हारा भी नहीं होगा। तुम्हें समझ में आई मेरी बात के नहीं? अच्छा तो ये बात है, तो सुदेश जी आप एक काम कीजिए, सारी उम्र ना अपनी माँ की पल्लू से बंद कर रहो, और मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ। मुबारक हो तुम्हें तुम्हारा घर और तुम्हारे माँ बाप। रहो इस घर में तुम अपने माँ बाबू जी के साथ, मैं तो चली अपने मायके, और शायद कभी लौट कर भी नहीं आऊंगी। अरे नहीं नहीं बहू, ऐसा गजब मत करो तुम। क्या बस करूं मम्मी जी? ये सब तो आप दोनों का ही किया धरा है ना, और अभी भी थोड़ी शर्म बची हो ना। और अगर आप अपने बेटे की गृहस्थी को खुशहाल देखना चाहती हो तो चुपचाप गांव लौट जाओ। नेहा, ये तुम क्या बोल रही हो मेरी माँ से? तुम्हें जाना है तो तुम खुशी खुशी अपने मायके जा सकती हो, लेकिन तू मेरी माँ को इस घर से जाने के लिए नहीं कह सकती। अच्छा तो रहिए अपने माँ बाप के साथ। माँ, नेहा की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ये क्या बेटा, तू क्यों माफी मांग रहा है? बस मैं तुमसे विनती करती हूँ बेटा कि तू खुशी खुशी तुम्हारे पापा और मुझे ना गांव भिजवा दो बेटा। नहीं मम्मी, मैं नेहा को निकाल दूंगा घर से, लेकिन आपको कभी नहीं। नहीं बेटा, तुझे मेरी कसम है, तू हमें गांव छुड़वा दे बेटा। हाँ बेटा, हम बस गांव जाकर खुशी खुशी रहना चाहते हैं, और जब तुम्हारा मन करे तब तुम हमसे मिलने आ जाना। मम्मी, आज मैं कितना लाचार हो गया हूँ। अरे मैं अपने माँ बाप को सुख नहीं दे पा रहा हूँ। धिक्कार है मेरे जीवन पर। अरे ना मेरा लाल, तू ऐसा मत बोल बेटा, बस हम लोग तो हमेशा तुझे खुश देखना चाहते हैं, इसलिए बेटा मान ले हमारी बात और हमारी गांव की टिकट बनवा दे बेटा। ठीक है माँ, मैं आपकी कसम नहीं तोड़ सकता ना। ठीक है, मैं आज ही आप लोगों की टिकट बनवा दूंगा।
इस तरह से सुदेश बहुत मजबूर हो जाता है और दुखी मन से अपने मम्मी पापा को गांव छोड़कर आ जाता है। फिर कुछ दिन बाद, आ गए जी आप ऑफिस से, आप बहुत ही थक गए होंगे, मैं अभी आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। अरे रहने दो नेहा, मुझे चाय नहीं पीनी है। ये क्या जी, पूरा 1 महीना हो चुका है आपके मम्मी पापा को गांव गए हुए, लेकिन आपका मुंह तब से बस लटका हुआ है और आज भी लटका हुआ है। मुझे तो इतना अफसोस होता है कि पता नहीं क्यों मैंने उन्हें गांव जाने को कह दिया। उससे तो अच्छा था कि मैं ही ये घर छोड़कर अपने मायके चली जाती। अरे आप कम से कम खुशी खुशी तो रहते अपने माँ बाप के साथ। मैं तो कहती हूँ कि आप एक काम कीजिए, आप अपने मम्मी पापा को ना वापस से बुला लीजिए, मैं ही ये घर छोड़कर चली जाती हूँ। अरे ऐसी बात नहीं है नेहा, मेरा मूड ऑफ है। अच्छा ठीक है नेहा, जाओ मेरे लिए अदरक वाली चाय ले आओ। ये हुई ना बात, और वैसे भी जी आप हंसते हुए अच्छे लगते हो, ऐसे मुंह लटका हुए नहीं। मैं अभी आपके लिए अच्छी सी चाय बनाकर लाती हूँ। नेहा काश कभी तुमने मुझे समझा होता कि मेरी खुशी तो बस मेरे माँ बाप के आसपास ही है। इस तरह से धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है। महीने बाद, अरे हाँ डॉली, अब किस बात की चिंता, तुम लोग ना कल मेरे घर ही आ जाओ ना दोपहर को, यही पार्टी कर लेते हैं हम लोग। लेकिन वो तेरे बूढ़े सास ससुर, अरे यार अब किसी की चिंता नहीं है, मैंने तो उन्हें गांव रवाना कर दिया और उन्हें गए हुए भी कितने महीने हो गए हैं, अब तो बस मेरे मजे ही मजे हैं। नेहा 2 मिनट मेरी बात तो सुनना। अच्छा डॉली, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। क्या हुआ जी? अरे नेहा मम्मी पापा से बात हुई थी मेरी, बस वो थोड़ी देर में पहुँचने ही वाले हैं, जरा खाने पीने की कुछ अच्छी व्यवस्था कर लो। क्या फिर से तुम्हारे मम्मी पापा आ रहे हैं? अरे वो वापस क्यों आ रहे हैं? पिछली बार याद है ना, उनकी वजह से हम दोनों पति पत्नी के बीच में हमारे ही घर में कितना झगड़ा हुआ था। इतना झगड़ा करवा कर भी उन्हें शांति नहीं मिली, जो फिर से आ रहे हैं कलेश डालने। आप एक काम कीजिए ना सुदेश जी, अब आप अपने मम्मी पापा को ही रखिए, मैं तो चली हमेशा के लिए अपने मायके, जब देखो तब मुंह उठा के बस यहाँ आने की बात करते हैं। अरे मेरी बात तो सुनो नेहा, इस तरह से तुम पैकिंग मत करो। मैंने कह दिया ना जी, अब मुझे कुछ नहीं सुनना है, आप बस मुझे चुपचाप जाने दीजिए। अरे नेहा मेरी बात तो सुनो और समझना की कोशिश करो। अब मुझे नहीं सुननी है किसी की बात। प्लीज नेहा एक बार मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं समझना है सुदेश जी, और ना ही कुछ सुनना है, बस मैं जा रही हूँ अपने मायके। मम्मी पापा आप लोग यहाँ कैसे अचानक? आप क्या बताए बेटा, तेरे भाभी भैया ने हमें घर से निकाल दिया है। अरे हम तो वृद्धाश्रम जा रहे थे बेटा, लेकिन जैसे ही दामाद जी को ये सारी बातें पता चली तो उन्होंने हमें रोक लिया और कहने लगे कि मेरे होते हुए आपको वृद्धाश्रम जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मम्मी भाभी भैया अचानक ऐसे क्यों? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बताऊं बेटा, तेरी भाभी तो आए दिन बस मुझसे लड़ती ही रहती थी। तो मम्मी आपने भाभी की हरकतों के बारे में भैया को नहीं बताया क्या? बताया था बेटा, बताया था, लेकिन तेरा भाई भी अपनी बीवी का ही साइड लेता है। और क्या बेटा, तेरे भैया भाभी ने हमें घर से निकाल दिया। लेकिन मम्मी भाभी के लड़ने झगड़ने का कोई तो कारण होता होगा ना? नहीं बेटा, कोई कारण नहीं था। असल में तेरी भाभी तो हम लोगों के साथ रहना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि वो समझती थी कि मेरे सास ससुर के कारण मेरी सारी आजादी छिन गई है। लेकिन सच में बेटा, मैंने कभी तेरे भैया भाभी को किसी चीज के लिए रोका टोका नहीं। सच तो यही था कि हम दोनों बूढ़े तेरी भाभी की आंख में खटक रहे थे, और बेटा वो तो हमें फूटी आंख भी नहीं भाती थी। बस कीजिए मम्मी, अब मुझे भगवान के सारे रचे खेल का समझ में आ गया। अरे मैंने अपने सास ससुर के साथ दुर्व्यवहार किया ना मम्मी, आज भगवान ने मुझे मेरे इसी कर्म की सजा दी है। ये तू क्या बोल रही है बेटा, और ये बता तू बैग लेकर कहाँ जा रही थी? दरअसल बात यह है मम्मी जी की नेहा ने सुना ही नहीं कि किसके मम्मी पापा आ रहे हैं। नेहा को यही लगा कि मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं, इसीलिए नेहा गुस्से से घर छोड़कर जा रही थी। क्या नेहा, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी बेटा। अरे तुझ में और तेरी भाभी में कोई फर्क नहीं है बेटा। मुझे माफ कर दीजिए सुरेश जी, अरे आपने कभी भी अपने और मेरे माता पिता में कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन मैंने हमेशा से ही भेदभाव किया है। मैं पैसों की चक्काचौंध में अंधी हो चुकी थी, और सुदेश जी इसी कारण मैं भूल गई थी कि जैसा हम कर्म करेंगे भगवान से हमें वैसा ही फल मिलेगा। मैंने कभी भी आपके माता पिता का सम्मान नहीं किया, और न ही उन्हें अपने साथ रखना चाहती थी। ये सब जानते हुए भी आपने मेरे माता पिता को इस घर में जगह दी। सुदेश जी, मैं तो हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करूंगी
कि जब भी हमें बेटा हो तो वो बेटा बिल्कुल तुम्हारी ही तरह हो। हाँ नेहा, रिश्तों की अहमियत को समझना बहुत जरूरी है। जो दुख आज तुम्हें अपने माता पिता के लिए हो रहा है ना, यही दुख कल मुझे भी मेरे माता पिता के लिए हो रहा था। और नेहा, एक बात हमेशा याद रखना, आज ये दुख तुम्हारे या मेरे माता पिता में ही खत्म नहीं हो जाएगा। आज हम लोगों का भी व्यवहार ऐसा ही रहा तो हमारे बच्चों को भी यही संस्कार मिलेंगे और हमारे बच्चे भी हमारे साथ ऐसा ही करेंगे। एक बात और नेहा, कभी भी इन बुजुर्गों को पैसे की चकाचौंधिया, दुनिया की किसी भी सुख सुविधाओं से कोई मतलब नहीं होता। इन्हें तो बस अपनों से प्यार और सम्मान की उम्मीद होती है। हाँ सुदेश जी, आप सही कह रहे हैं। अब मुझे अच्छे से समझ आ गया है कि हमारे साथ जो कुछ भी गलत होता है वो हमारे कर्मों का फल होता है। आप मुझे माफ कर दीजिए और जल्दी से गांव जाकर मम्मी पापा को यहाँ ले आइए। अब हम सब मिलजुल कर एक साथ ही रहेंगे और मैं उनकी हमेशा इज्जत करूंगी और सम्मान करूंगी। आप बस उन्हें ले आइए, मैं उनसे भी माफी मांगना चाहती हूँ। इस तरह से नेहा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो हमेशा के लिए खुद को बदल लेती है।